पढ़ने बाद पर स्टार्ट करो। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संवैधानिक विकास, यानी टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज व्यवस्था। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के दो तरीके, एक तो रटना, रटने वाले को क्या दिक्कत आती है, जरा सी बात घूमी आगे एग्जाम में जाते वो चित, यानी उसे कुछ याद नहीं आ रहा बजा। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो अब याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप तुक्का मार सकते हो वो सोच समझ के क्या हो सकता है, आपने बहुत सारी बात पढ़ रखी है। तो हर चीज को पढ़ने के बाद उसका सार आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है। आप कुछ करो ना करो 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटा क्या रखो, रिवीजन। नंबर एक ही बार लेके आना तो क्या करो, टेस्ट। जो लगातार टेस्ट देगा रिवीजन करेगा उसका नंबर एक ही बार में आएगा, और नहीं तो आप 2-4 नंबर से कहीं ना कहीं रहते रहेंगे और सारी मेहनत क्या होती रहेगी, जीरो। और कोई नहीं मानने का आपने कितनी मेहनत की। जिनका नंबर आ गया वो बड़े होशियार, चाहे उन्हें कुछ भी ना आता हो, ठीक क्या, लेकिन वो आज अपना काम करके आ चुके। और जिन्होंने दुनिया भर की मेहनत कर ली वो उनसे फालतू जानते हैं, लेकिन घर बैठे और वो क्या बता रहे उन्हें, दुनिया भर की अकल कि ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता, ठीक क्या। जो तुम क्वेश्चन आंसर करवा दो तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नंबर नहीं आया, लेकिन उन्हें नॉलेज क्या है, फालतू। लेकिन क्या कमी कर रहे वो, कि वो टाइम पे क्लिक नहीं कर रहे, बस कि हमें 100 में से आज करने थे 75 85, हम इस लेवल क्रॉस नहीं कर पाए, 2-4 हमने गलती कर दी। क्या हमने सोच समझ के अपनी बातों का रिवीजन नहीं किया, जो क्वेश्चन आसान थे हम वही गलती करके चले आए। ऐसा एग्जाम में होगा, ठीक। यही परीक्षा है। परीक्षा किस चीज की, आपके पेशेंस की, कि आप में कितना धैर्य है, कि फेल होने के बाद भी आप लगातार उसे उत्साह से पढ़ सकते हैं या। ये दिक्कत अब आने वाली, जो लोग 1-2 बार फेल हो चुके हैं और जिन लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट की वो तो पूरी जान लगाओ एक ही बार में काम खत्म हो जाए। भारत के संविधान का विकास रातों रात नहीं हुआ, ठीक। भारत पे राज करने आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, सन 1600 में। और पहले 2-4 साल की बात नहीं चल रही, पहले 173 साल तक ये कंपनी व्यापार करती है, 173 साल तक। 4, 5, 6, 10 पीढ़ी चली जाए इतने में, इतना लंबा करती है क्या कंपनी, व्यापार। व्यापार करने के लिए छूट मांगती है, हम अपनी कोठी बना लेगा यहाँ व्यापार के लिए, ये सारी बात करती है। और जब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता लगभग 250 साल में बन जाती है भस्मासुर, मतलब साम्राज्य को भी लगता है इससे खतरा। कैसा खतरा, कि वॉरेन हेस्टिंग्स जैसा चाय बेचने वाला सामान्य क्लर्क इतना पैसा बनाता है कि कोई सीमा ही नहीं है। लंदन के सबसे टॉप वाले एरिया के अंदर अपना घर, उसके पास पैसे, कारें, यानी पूरा लंदन देख रहा है कहाँ नौकरी करता है, कहाँ से इतना भयंकर पैसा लेके आ रहा है। और कहाँ से लेके आ रहा था, इंडिया से। यानी कंपनी के जो कर्मचारी है वो कंपनी का तो व्यापार कर ही रहे हैं, साथ में अपना निजी व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, कंपनी अब लगातार व्यापार ही नहीं कर रही, कंपनी ने तो कुछ देशों पे कब्जा कर लिया है। 2 लड़ाइयां लड़ी, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। किस पे कब्जा कर लिया, भारत पे। तो अब कंपनी करनी पड़ेगी कंट्रोल। कंपनी ने हमारी हेल्प लेके कुछ देश हथिया लिए हैं, तो अब मामला व्यापार से आगे बढ़ गया है। और कंपनी के इसी व्यापार और शासन न चलाने का ज्ञान ब्रिटेन के हाथ से क्या निकलवा देता है,
एक पूरा महाद्वीप, कौन सा? अमेरिका। और फिर कंपनी पे लगाम लगाते हैं कि कंपनी करो कंट्रोल। और क्या आता है? जब भारत में कंपनी का राज था तो कंपनी के अधीन भारत में आते हैं क्या? सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग, क्या करना कंपनी को? रेगुलेट, कंट्रोल, कि तुम्हें कैसे काम करना। क्या होता है रेगुलेटर? कम ज्यादा करने वाला, कि कैसे कैसे क्या करना है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था जिसके बाद कंपनी पे कंट्रोल शुरू होगा। पहली बात तो क्या, जब कंपनी सरकार की सहायता लेती है, सारे काम करते, तुम्हारा निजी व्यापार बंद। अब ना ले सकते तुम किसी से उपहार, गिफ्ट, ना कर सकते निजी व्यापार। और यहां बनेगी सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाई देश में? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। कहां? कलकत्ता में। इसी एक्ट में पहली बार यह कहा गया कि अब तक तो कंपनी के अधीन पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। उसके पद का नाम बदल दिया। क्या? जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर था उसका नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो बनने वाला पहला आदमी कौन बना? वारन हेस्टिंग्स। ठीक, ये सारी बात कहां थी? हमने पढ़ ली, हम तो 2 क्लास ले चुके इसकी। जिसे 2 क्लास ना मिली हुई हो, यूट्यूब फेसबुक पे उपलब्ध है, कोई जाकर देख ले। यानी लॉर्ड क्लाइव था पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। कौन आ गया? इस पद का नाम बदला, गवर्नर जनरल। कहां का? बंगाल का। ठीक। कौन बना? वारन हेस्टिंग्स। क्या काम किया? गवर्नर जनरल की क्या बनवा दिए? काउंसिल। कि गवर्नर जनरल को अपना काम करने के लिए ये 4 आदमियों की क्या बनी है? काउंसिल, परिषद। ये उसकी सहायता करेगी और वो इसके अनुसार काम करेगा, मैं नहीं कर सकता। ये 4 आदमी कर रखे हमने अपॉइंट। ये कहां बात आई? इसी में ही। इसके बाद इनकी जो संख्या थी वो कितनी कर दी? 4 से घटा के 3। ठीक। 1773। फिर क्या आया? 1781। जो 73 में कुछ कमियां रह गई थी उन्हें दूर किया बस। क्या बोलते हैं इसीलिए इसे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। संशोधन किए बस थोड़े बहुत। अगला क्या आया फिर? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्योंकि इस एक्ट को कौन लेके आए थे? विलियम पिट्स द यंगर, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इसलिए उनके नाम पे नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कहा गया? इसमें पहली बार ये कहा गया कंपनी ने इतने एरिया जीत लिए हैं, तुम ये मत समझना है तुम्हारे हो गए। किसके? ये ब्रिटेन के हैं। तुम्हें व्यापार करने की जो अनुमति किसने दे रखी है? ब्रिटेन ने। तो तुम्हारा हर सामान व्यापार हम करें कंट्रोल। तो पहली बार भारत में जो एरिया जीते थे किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्हें क्या बोला गया? ब्रिटिश क्षेत्र। ठीक। कंपनी के क्षेत्र को क्या बोला? ब्रिटिश क्षेत्र। आगे क्राउन ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसे? कंपनी को। कि तुम क्या करोगे? क्या बनाए? अब कंपनी के जो काम थे वो कर दिए अलग अलग, विभाजित। एक बनाया क्या? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 के स्थान पे कितने कर दिए? घटा के अब 3। ठीक। दूसरा काम क्या किया? विभाजन। अगला क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट। यानी अब 1793 में यह कहा था क्या? कि कंपनी अगले 20 साल के लिए
भारत से व्यापार जारी रखे, उसी के मोनोपोली है, बस एक कंपनी व्यापार करेगी भारत से, एक कंपनी। लेकिन बाद में क्या कहा, सन 1800 आते आते ब्रिटेन में कंपनियां पैदा हो गई बहुत सारी, और सारी कच्चे माल के लिए क्या कह रही हैं कि हमें भारत से व्यापार करने दो, उनके पास बहुत कच्चा माल है, हम बनाएंगे नए नए प्रोडक्ट, रेशम के, कपास के, जूट के, एक्सेट्रा के। तो 1800 आते आते ब्रिटेन में क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। हजारों उद्योग और कंपनियां वहां पैदा हो गई। अब सब कंपनी मांग कर रही है कि हमें व्यापार भारत से करने दिया जाए। तो पहली बार 1813 में लिखी थी कोई बात, ये नहीं लिखा, 1813 में लिखना मत, अभी पहली बार ये हुआ कि ठीक है कंपनी तुम्हारा मोनोपोली खत्म, अब जो और कंपनियां भी हैं ये भी भारत से व्यापार करेगी। जब एक कंपनी कमा के ला सकती है इतना, तो और कंपनी और फालतू कमा के लेके आएंगी, ताकि क्या रहे कंपनी इनके बीच में कंपटीशन, कंपनी के बीच में भी। तो ये कहा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, अब केवल एक कंपनी नहीं, यहां बहुत सारी कंपनियां काम करेंगी, बस केवल दो चीज ऐसी होंगी जिसमें कंपनियां क्या होगा, एकाधिकार, मोनोपोली। एक तो चीन के साथ व्यापार एक कंपनी करेगी बस, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा चाय का व्यापार। ये दो सामान दे दिए किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बाकी भारत सबके लिए खोल दिया। ठीक, और कब तक कहा, ये भी अगले 20 वर्षों तक। तो 1793 में 20 वर्ष की बात कही, 1813 के बाद फिर 20 वर्ष की बात कही, तो क्या आ चुका 1833 बार कह दें क्या, कंपनी तेरा सब कुछ खत्म, खेल खत्म। ठीक, सब किसका है, अब ब्रिटेन का है, इसे कहते हैं अंग्रेज। ठीक, अपने वादे के बिल्कुल कच्चे, दुनिया में जिसके वादे का कोई भरोसा नहीं है, वो कौन है, अंग्रेज। जुबान दे के पलट जाए तुरंत एकदम कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ठीक, यानी ये विश्व के इतिहास की बातचीत है, जहां भी इनका वर्ल्ड में राज रहा हो वहां झगड़ा ना हुआ हो और वो लोग आज तक ना लड़ रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिलिस्तीन, इजराइल इन्हीं की देन है, सारा पश्चिम एशिया इन्हीं की देन है, भारत इन्हीं की देन है। यानी इन्होंने हर स्थान पे क्या कर रखा था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। लिखो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट बता रखा मैंने पहले, किसे कहते हैं चार्टर। चार्टर है ब्रिटिश पार्लियामेंट की संसद का आदेश, जो कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति देता है। चार्टर एक्ट का मतलब ये है कि तुम इतने साल व्यापार करोगे, नहीं करो क्या होगा, लिखो पॉइंट बाय पॉइंट। इसके द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दिस एक्ट एंड द मोनोपोली ऑफ EIC विद इंडिया, भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया, मतलब अब भारत के साथ केवल एक कंपनी व्यापार नहीं करने पड़ेगी, सबको अनुमति है। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए
भारत से चाय और चीन के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। भारत से चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। मतलब क्या कि 1813 में ब्रिटिश की संसद ने कह दिया कि अगले 20 साल तक तुम भारत से तो चाय और चीन से जो व्यापार है वो केवल तुम करोगे, ये तुम्हारा एकाधिकार है, मोनोपोली कोई और नहीं इसमें आने का, चाय वाले कारोबार में और इसमें। ठीक, आगे ऐसा क्यों कहा था? ऐसा क्यों कहा? कंपनी यहां कब से है? सन 1600 से। कंपनी को टाइम कितना हो लिया? 213 साल। और 213 साल में कंपनी का ही एक आदमी था, बिशप हैबर। वो ब्रिटेन से और यूरोप से क्या लेके आया है? चाय। उसने यहां बुवाई है। कंपनी ने पहाड़ के बहुत बड़े मैदान में चाय बुवा रखी है। तो जब सारी चाय हमने लगा रखे तो व्यापार हमें नहीं करने देने के? और सामान तुमने बना रखे, तुम बेच लो, चाय के बागानी हमारे। तो आज की दार्जिलिंग में, कलकत्ता में, आसाम में, केरल में, उत्तराखंड में चाय कौन बुवा रहा था? अंग्रेज। ठीक, तो जब अंग्रेज चाय बुवा रहे हैं, कह दिया अगले 20 साल तक जब तुमने सारी मेहनत कर रखी है तुम ये व्यापार करोगे। ठीक, क्या एक और खेल शुरू हुआ। जल्दी में तुम है नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें तो बात समझनी है। समझ गए तो याद रहेगी, नहीं तो तुम भूल जाओगे। हर बात में कहानी है। यहां तक आते आते 1813 तक आते आते 213 साल कंपनी को लग गए। पहले तो कंपनी परेशान थी, तुम्हारे पास शिक्षा बढ़िया है, तुम तो ओके हो, तुम्हारे गांव बढ़िया हैं, वहां फसलें बढ़िया हैं, इनके व्यापार जीवन सब बेहतरीन चल रहे हैं, इन्होंने तो एक नया काम सीख रखा है, ये तो सारा काम अपना खुद ही करते हैं, इनका एक कच्चा माल है, उसे तैयार भी यही करते हैं, उसे बेचते भी यही है, कपास उगाएंगे भी यही, सूत वाले कपड़े बनाएंगे भी यही। ठीक, क्या यही अपनी खेती करेंगे, चने की, गन्ने की या किसी अन्य की, सब कुछ अपना खुद करेंगे। तो ये तो बहुत बेहतरीन लाइफ चल रही है, तो कोई समस्या नहीं है। तो पहले क्या करो, इस देश के अंदर इनको निकृष्ट बताओ, बेकार बनाओ, धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो भारत के इतिहास में सबसे पहली बार धार्मिक हस्तक्षेप कब होता है? 1813। यानी अब तक भारत में 213 साल तक कंपनी हम पे पॉलिटिकल कंट्रोल तो करती है, सब नवाब वगैरह खत्म कर दिए, सारा कब्जा कर लिया। ठीक, व्यापार पे पूरा कंट्रोल इनकार किसका है? संसद का, ब्रिटेन की। लेकिन अब तक हमारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं हुआ। पहली बार भारत में कौन आ गई? ईसाई मिशनरिया। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इनकी एंट्री भारत में होती है, ईसाइयों की। तो अब भारत में चर्च सहित सब खुलने शुरू। ठीक, दूसरी एक और बात होती है, क्या कि भारत में 1 लाख रुपये का फंड दिया, उस जमाने के 1 लाख जैसे आज करोड़ों रुपये, कि इनका इस्तेमाल कहाँ होगा? शिक्षा में, शिक्षा और धर्म में। लेकिन समस्या ये हो गई, 1 लाख रुपए भारत के लिए अलॉट तो हुए, लेकिन कभी खर्च ही नहीं हो पाए। खर्च बस एक ही जगह हो पाए, कहाँ? इनके चर्च बनने में और धर्म को आगे बढ़ाने में। बहुत से लोग क्या बना दिए? पैसे दे दे कन्वर्ट। बहुत से लोग किससे परेशान थे? कोई इस्लाम से परेशान, कोई हिंदुओं से परेशान, और क्या दे रहे? गोड वाले दे रहे उन्हें ऑफर पे ऑफर, मकान बनाने के, फलाने काम करने के, नौकरी लगने के, क्लर्क बनाने के। अगर तुम क्या स्वीकार कर लोगे? ईसाई धर्म। आज भी ये काम जो का तो है। दुनिया में सर्वाधिक प्रलोभन, पैसे का लालच और हेल्प धर्म बदलने के लिए कोई देता है तो कौन देता है? ईसाई मिशनरिया।
ठीक क्या? आज भी सारा नागालैंड कन्वर्ट कर दिया है किसमें? क्रिश्चियनिटी के अंदर। 90% से अधिक लोग क्या बन चुके हैं? क्रिश्चियन। जब गॉड ने घर बनवा दिया उनका, क्या दिक्कत हो रही है? ठीक क्या? हम तो 2-2, 5-5 हजार रुपए में तो अपनी वोट ही बेच रहे। अगर कोई तो 1000 रुपये ला के दे दे तो हम कह दे भाई साहब बस आप ही को वोट देंगे, काम खत्म। ठीक, यानी बहुत बड़ी मात्रा में गरीब आदमियों का कन्वर्जन किसने कर दिया? ईसाई मिशनरियों ने। 1 लाख का खर्चा करना था, साथ ही साथ किसमें? शिक्षा में। लेकिन भारत में सब में झगड़ा हो गया। शिक्षा कौन से की? हिंदुओं की, मुस्लिमों की, सिखों की, बौद्धों की, जैनों की, सबकी शिक्षा अलग अलग है। तो कोई एक शिक्षा प्रणाली थी नहीं इनकी। तो फिर इसके बाद कौन आएगा बाद में? लॉर्ड मैकाले। और वो क्या बताएगा कि ठीक है तुम सारे अपनी बंद करो, हम चलाते हैं अपनी। ठीक क्या? ABCD क्या चला दी? लिखो आगे। इसके तहत भारत में, इसके तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरीज अलाउस इन इंडिया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। आगे, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। 1 लाख रुपीज स्पेंड ओवर एजुकेशन। 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत स्थानीय सरकारों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त हुई। इसके तहत स्थानीय सरकारों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त हुई। इट प्रोवाइड द राइट टू, इट प्रोवाइड द राइट टू इम्पोज टैक्सेस बाय लोकल गवर्नमेंट्स। कर लगाने की शक्ति प्राप्त हुई। और भुगतान न करने पर दंड देने की शक्ति बनी। और भुगतान न करने पर दंड देने का प्रावधान बना। इफ एनीवन नॉट पे देयर टैक्सेस, पनिश अकॉर्डिंग टू रूल। और कर न देने पर दंड देने का प्रावधान बना। तो 1813 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म। भारत खुल गया ब्रिटेन की सभी कंपनीज के लिए कि सब आओ और व्यापार करो। अगले 20 वर्ष तक कंपनी करेगी चीन और चाय के साथ व्यापार। भारत की चाय और चीन के साथ व्यापार। ईसाई धर्म की जो बड़ी बड़ी मिशनरी हैं वो कहाँ आ गई? भारत में। ठीक। और 1 लाख रुपये का फंड कहाँ दिया गया? भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, जो कभी खर्च नहीं हुआ, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से खर्च किया। ठीक। और अंतिम जो लोकल गवर्नमेंट थे उन्हें अधिकार दिए टैक्स लगाने के, और नहीं कोई देता तो क्या होगा? उस पर जुर्माना लगाएंगे। अब 1813 में कहा था कि अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार होंगे
भारत के साथ तो चाय का और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली, और कोई नहीं काम करने का। लेकिन अब 20 साल बाद इस आदेश की अवधि पूरी हो गई और क्या सुनाया, 1833। अब कहा अब सब खत्म, अब कंपनियां कोई व्यापारिक काम उसकी मोनोपोली में नहीं रहा, व्यापार सबके लिए ओपन, जैसे बाकी के लिए है तुम्हारे लिए, ठीक। और अब क्या हो गया, कंपनी का व्यापारिक खेल खत्म, तुम अपना व्यापार करो। अब तो कंपनी के पास बस एक काम बचा, क्या काम था वो, कि कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारत के ऊपर राजनीतिक कंट्रोल भी कर लिया था। अब कंपनी गवर्नर जनरल बनाती थी, क्या चला रही थी, यहाँ का प्रशासन, ठीक, और बड़े बड़े पद बना रही थी, उन्हें भयंकर पावर दे रही थी। कौन, जैसे कलेक्टर, ऐसे ऐसे, ठीक, अपने आदमी लेके आ रही थी। तो अब कंपनी के पास बस एक काम बचा, और वो क्या था, पॉलिटिकल। उसका जो व्यापारिक काम था वो तो सरकार ने क्या कर दिया, कि तुम्हारे जो मोनोपोली है वो तो खत्म, अब तुम्हारा ये काम है, ये करेंगे कंट्रोल बस, ठीक। लिखो 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब फिर वही, ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित कोई आदेश जिसके तहत कंपनी को कोई आदेश दिया गया हो व्यापार करने का, किसी नियम कानून का, एटसेट्रा का, इसे कहते हैं क्या, चार्टर। लिखो इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, कंप्लीटली एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC, कंप्लीटली एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करेगी, एंड कंपनी ओनली रूल द इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अब कंपनी केवल भारत पर ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करेगी, ब्रिटिश सरकार की ओर शासन करेगी। अब जब शासन करेगी ब्रिटिश सरकार की ओर से, तो अब तक क्या है भारत में, भारत में थी 3 प्रेसिडेंसिया, एक तो कहां की, बंगाल की, सारा उत्तर भारत तो उसके अधीन, हम भी किसके अधीन थे, उसी के अधीन। सारा पश्चिमी भारत किसके अधीन, बॉम्बे, और दक्षिण भारत किसके अधीन, मद्रास। तो पूरे भारत में 3 क्या थी, प्रेसिडेंसी, ठीक। क्या जो रिवीजन नहीं करने का उसे पढ़ने का कोई लाभ होने का ही नहीं। एग्जाम निकलते हैं सालों की मेहनत से, चंद दिनों की पढ़ाई से नहीं, कि आपने आज ही कोचिंग ज्वाइन कर लिया, 2 महीने बड़े तुरंत नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आपको बहुत दिनों तक पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी बात एकदम नहीं, आहिस्ता दिमाग में बैठेगी। 1773 में क्या कहा गया था गवर्नर जनरल के लिए, क्या कहा था, कि बंगाल का गवर्नर अब कहलाएगा क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल, और एक बनेगी इसकी काउंसिल जो करेगी इसकी सहायता, ठीक, जिसमें कितने मेंबर होंगे, अच्छा। और साथ ही इस बॉम्बे को और इस मद्रास को अब कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है, जो भी कानून बनेगा वो कहां से बनेगा, लेकिन फिर इसमें चेंज कर दिया 20 साल बाद। क्या कह दिया, कि नहीं तुम कानून बना लो
ताकि तुम भी लगान फालतू वसूल कर सको। हमें क्या पता बंगाल में बैठ के कि तमिलनाडु में कैसे हालात हैं, उसे तुम जानते हो। अच्छा, तुम कानून बना लो। तो 1773 में मार्टिन बर्ड नाम के आदमी ने क्या बनाया दक्षिण भारत में? भू बंदोबस्त, जब उन्हें अधिकार मिल गए। लेकिन इस बार फिर ये बात कह दी कि अब सबके अधिकार खत्म, अब तो जो भारत का गवर्नर है, अब तक तो क्या कहा था, बंगाल का गवर्नर बन गया है बंगाल का ही गवर्नर जनरल। अब उसे क्या बता दिया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब क्या बन गया है? भारत का गवर्नर जनरल। लिखो बात। इसके तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। द बंगाल गवर्नर जनरल नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब क्वेश्चन हो गए 3। क्या? भारत का नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है बातचीत। अगला, इसके तहत गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक, सैन्य इत्यादि पूर्ण नियंत्रण दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य पूर्ण नियंत्रण दिया गया। द गवर्नर जनरल वाज गिवन फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। लिखा हुआ देखो सामने, नियंत्रण दिया गया। जब सारा नियंत्रण इसे ही दिया गया तो ये बताओ फिर बंगाल और बॉम्बे वाले कोई निर्णय ले लेंगे? नहीं, इनके निर्णय लेने की शक्ति समाप्त। ये फिर किस में आ गई? जो पूरे भारत का गवर्नर है अब ये निर्णय लेगा बस। इसके तहत कानून बनाने की शक्ति मद्रास और बंबई की समाप्त कर दी गई। रूल मेकिंग पावर्स ऑफ बंगाल एंड रूल मेकिंग पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हैज बीन विड्रॉल, समाप्त कर दी गई। और कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को होगा। अर्थात शक्ति का केंद्रीयकरण किया गया। इट मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अर्थात शक्ति का केंद्रीयकरण किया गया। शक्ति का केंद्रीयकरण किया गया। शक्ति का केंद्रीयकरण किया गया।
किसके पास खाली बस अब? अब तुमने कहा था कि गवर्नर जनरल क्या है, एक गवर्नर जनरल काउंसिल। जब कानून कौन बनाएगा? तो क्या पता इसे नॉलेज ना हो कानून की, तो एक आदमी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लो मेंबर। एक लो बनाने वाला आदमी इसकी सहायता के लिए होगा, एक विधि सदस्य। ठीक है, लिखो एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया। ए लो मेंबर इंक्लूड इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तुमने क्या सुना था पहले कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल काउंसिल होंगे इसमें कितने मेंबर होंगे? 1793 में कितना कह दिया है? 4 नहीं 3 होंगे। ठीक, और अब क्या बताया? नहीं, एक और होगा इनमें एक्स्ट्रा। कितने कर दिए अब? 4। अतः इस परिषद में अब 4 सदस्य हो गए। तो अब ये बताओ लो कैसे बनाओगे? ब्रिटेन वाले लो यहां चलाओगे या यहां के लो अलग बनाओगे? तुम क्या कह रहे अब? जो पढ़ेगा समझ के उसे याद रहेगी कहानी, जो समझने का नहीं इतनी बात पड़ी आगे चल पड़े। अब लो बनने भारत के, ब्रिटेन के लो तो अलग है, वहां तो बहुत आजादी हर एक आदमी के लिए। अगर तुम वही नियम प्रक्रिया यहाँ लागू कर दोगे तो हर भारतीय के पास पूरे अधिकार, जीवन जीने के लिए सब सुविधाएं सब मिलेंगे उसे। तो ये संभव ही नहीं है, हमें रखने गुलाम बना के ये। तो क्या करें कि ब्रिटेन वाले नियम कानून तो यहाँ लागू नहीं होने के बाद खत्म, तो यहाँ के नियम कानून अलग बनाएंगे। मेंबर हमने ऐड कर दिया है, तो अब ये तय करेगा कैसे कैसे कानून बनेंगे। तो भारत में पहली बार कोई आयोग बना, लो कमीशन, किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले, 1834। अतः 1834 में भारत में कानूनों के निर्माण के लिए, भारत में कानूनों के निर्माण के लिए लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले इन 1834। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। क्या काम था इस आयोग का? कि भारत में करवानी है लॉ मेकिंग। तो भारत के लॉ कैसे होंगे? इंडियाज फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट, इंडियाज फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले इन 1834। तो अब ये बताएगा कैसे कैसे क्लासिफाइड करोगे, कैसे नियम कानून होंगे, किसके लिए क्या होगा, जमींदारों के लिए क्या होगा, ईसाइयों के लिए क्या होगा, अंग्रेजों के लिए क्या होगा। तो लो सबके लिए क्या बना दिया लोगों ने? क्लासिफाइड अलग अलग। अगर तुम टैक्स नहीं देने के तुम्हारे लिए नियम अलग है, और जो अंग्रेज है उनके लिए नियम अलग है। ठीक है, आगे सभी सरकारी पद धारण करने वालों के लिए
जाति, वर्ग, जन्म स्थान आदि का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। सभी सरकारी पद धारण करने वालों के लिए जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। एक्ट 87 धारा 87 के द्वारा एनी काइंड ऑफ इम्पार्शियलिटीज has been ended for government post as like birthplace, caste, community, class, etc. यानी कोई जाति किसी की कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जन्म कहीं हुआ हो, अगर उसे सरकारी पद पे जाना है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। यानी अब जो भेदभाव था वो समाप्त कर दिया। क्यों? क्यों? बिना एनालाइज पढ़ोगे तो रटने वाला मामला। क्यों किया ऐसा? अब हमें राज करने के लिए ये बताओ, मैं किसी आदमी को ब्रिटेन से लेके आऊं क्या? यहाँ तनख्वाह दूंगा, उसे यहाँ ला के रखूंगा पहले तो। क्योंकि जहां भी अब भारत के शहर बस रहे थे, सुनना ध्यान से जरा, इसके बाद शहर बसने की बात आएगी तो पूरे शहर के अंदर एक तरफा 3-3 कॉलोनियां थी। अगर कोई भी शहर इस भारत में बसता तो वहां 3-3 कॉलोनियां होती। एक कॉलोनी का नाम तो होता सिविल लाइन। तुम गए कभी यहाँ सिविल लाइन में? गए? किसी ने पकड़े तो नहीं वहां कि भागो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ का मतलब वास्ता नहीं? अगर ब्रिटिश काल में चले जाते तब पता लगता। अब तो तुम कहाँ गए? अपने काल में। ठीक, अगर ब्रिटिश काल में जाते तो उसके आसपास भी फटक ना पाते। एक क्या बनाया, कहीं भी जाओगे बड़े बड़े शहरों में क्या मिलेंगे आपको? मॉडल टाउन। दिल्ली में जाना, बेहतरीन वाले पार्क, टॉप क्लास बिल्डिंगें, सब कुछ जबरदस्त। क्या बसाया? स्पेशल सिटी। और अब आम जनता और कर्मचारी है, इनके लिए क्या है? तुम यहीं पड़े रहो बेकार जगह। तो जो आम जनता वहां क्या मिलेगी? ओल्ड सिटी। तो दिल्ली चेक करना, दिल्ली में कोई भी अंग्रेज कहाँ नहीं बसा? पुरानी दिल्ली में नहीं बसा। भयंकर जनसंख्या, तंग गलियां, रास्ते नहीं, कुछ नहीं, तुम सभी पड़े रहो, बात खत्म। हम तो अपने बढ़िया वाले अलग बसाएंगे। क्या बसाई? दिल्ली, लूटियन की दिल्ली। ये हमारा भवन होगा, ये हमारे पार्क होंगे, एटसेट्रा। एक तो अपने आप को हमें क्या करना है? सबसे अलग। किसके लिए बसाया? जो हमारे कर्मचारी हैं एटसेट्रा, वो सब कुछ यहाँ रहेंगे। ठीक। सिविल लाइन, यहाँ तो बिल्कुल अंग्रेज रहा, किसी से मतलब वास्ता है ही नहीं। अंग्रेजों की कोठियाँ, उनके रास्ते, रोड, चौड़े पार्क, बेहतरीन फुटपाथ, सब टॉप क्लास में ला, कहीं पहुंच जाओ पूरी इंडिया में। ठीक। एक और कारण था, पता लगा इनके तो प्लेग फैल गया, ये तो मर रहे दमादम सारे, और हम भी साथ में रहे तो हम भी मर जाएंगे, तो हम रहेंगे इनसे अलग। ये मरते हो मर जाएं, इसके आगे मत जाना एक भी आदमी। क्या मसला था? मसला था सबको अलग अलग रखना। तो ये बताओ कितने आदमी लेके आए? जितने आदमी लेके आएंगे भारत पे राज करवाने के लिए, चलाने के लिए, सहायता करने के लिए, उतने क्या बनाने पड़ेंगे हमें? बड़े बड़े एरिया, उतना ही खर्चा फालतू होगा। अंग्रेजों ने भारत में एक भी शहर नहीं बसाया, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं किया। फ्रांसीसी आए, शहर बसाए, पुर्तगाली आए, शहर बसाए, लेकिन इन्होंने कोई शहर बसाया नहीं। ये तो सेटलमेंट बनाते बस, अपनी छोटी सी कॉलोनी, और वहीं रहते, अंग्रेज भी और अंग्रेजन भी। ठीक क्या? कोई यहां बिना मतलब ना घुस जाए खामखा। ठीक क्या? सब लोग क्या रहेंगे? दूर। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, लिखा हुआ बाकायदा, सिक्योरिटी के लिए आदमी बैठे हुए, अधिकारी कर्मचारी सब कहाँ हैं? अलग स्थानों पे। तो अपनी सिक्योरिटी, अपनी जीवन शैली सब अलग रखें। ठीक। ये कौन कर रहे थे? अंग्रेज। कारण क्या था? बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा था, टीके उस समय थे नहीं, कभी प्लेग फैल जाए, कभी कुछ और फैल जाए, तो आम जनता से हमेशा क्या रहे? अलग। जहां भी रहे वहां शहर 3 हिस्सों के अंदर बटा रहा हमेशा ही।
अमृतसर जाओ, पटियाला जाओ, दिल्ली जाओ, मसूरी जाओ, देहरादून जाओ, रुड़की जाओ, नैनीताल जाओ, अलग ही स्थान मिलेंगे सारे ब्रिटिशर्स के। इनके तो जहां चर्च होंगे इसके पास मिलेंगे चर्च, कोई भी चर्च इसके बाहर नहीं मिलने का। जाके चेक करके देख लो, अभी जाओ सिविल लाइन, क्या मिलेगा आपको? चर्च, बाहर तो नहीं मिलने का। तो जब अंग्रेज यहाँ हैं, इन्हें क्या मतलब किसी के चर्च से? ये तो अपने मंदिर मस्जिद में फिर रहे बेचारे आराम से। तो यहाँ चर्च तो नहीं बन सकता, तो तुम्हें किसी भी ओल्ड सिटी में चर्च नहीं मिलने का। वो कहाँ मिलेगा? सिविल लाइनों में चर्च मिलेगा। क्या मिलेगा? सिविल लाइन के जस्ट आउट स्कर्ट्स पे, बिल्कुल बाहर के भाग पे क्या मिलेगा इनका? कब्रिस्तान। ये रहा हमारे पड़ोस में। सिविल लाइन जहां नहर के पास आके एंड होती है, उसके बराबर में यहाँ कभी जंगल था, यहाँ क्या बनाया अपना? कब्रिस्तान। क्या आदमी को यहाँ से ब्रिटेन लेके जाए? संभव ही नहीं है। ठीक क्या? तो क्या बनाने पड़ेंगे? कब्रिस्तान। और वो कहाँ बनेंगे? सिविल लाइन के जस्ट बाहर। तो किसी सिटी में जाकर देखना क्या मिलेंगे? वेल मेंटेन। ऐसा इस शहर में कोई पार्क भी जैसा कौन है? कब्रिस्तान। किसका? क्योंकि वो मालिक थे, जहां चाहे जो कर दें, कोई बात ही नहीं। नहर निकालना हो एटसेट्रा। अब नहर निकालेंगे इनके बीच में नहीं, नहर जाएगी हमारे पास को, हम टहलेंगे आराम से नहर पे जाके शाम के टाइम। तो नहर कहां से निकलती है? तो जब सारा काम हमें बनाना, तो हम बनाएंगे अपने हिसाब से। हमें रहना 200 वर्ष तो हमें हो चुके रहते रहते, आगे पता नहीं कब तक रहेंगे। ठीक क्या? ना कोई आंदोलन चल रहे, ना कोई दिक्कत चल रही। सन 1600 से इन्हें बाजाद करने के लिए 250 साल तक कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो बेहतरीन राज चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जनता क्यों नहीं कर रही आंदोलन? 250 वर्ष तक कोई भी आंदोलन क्यों नहीं हुआ? तुम्हें सवाल अपने आप से नहीं पूछते क्या? शुरू शुरू में तो व्यापार से बढ़िया फायदा हो रहा है, हमें क्या दिक्कत हो रही है? 173 साल तक तो कंपनी केवल व्यापार कर रही है, तुम्हारे ऊपर कब्जे वब्जे तो भयंकर नहीं कर रही। तो लगभग 150 वर्ष तक तो कंपनी ने एक तरफा व्यापार ही किया। तुम्हारे माल के ग्राहक मिल गए बढ़िया, और तुम्हारा माल कहाँ जाके बिक रहा है? क्या तो भारत में डिमांड थी, क्या कहाँ बिक रहा है? यूरोप में। तुम्हारी बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मसाले हों, चाय हो, दुनिया भर के जो भी उत्पाद भारत में हो, हमें क्या मिल रहा है? बढ़िया रोजगार। अब तक तो हम गुलाम बने हुए थे रियासतों के, जहां कानून नाम की चीज नहीं थी, राजा का आदेश सर्वोपरि। अब हमारे पास कानून का राज है, चोर चकारी बिल्कुल नहीं है, काम चल रहा है ईमानदारी से, तो हम तो संतुष्ट है, बढ़िया है। इन्हें चाहिए अधिक लगान, तो कोई बात नहीं, नहरें निकालो, सिंचाई के जुगाड़ करो हमारा, हम और लगान देंगे। तो लगान के लिए क्या बनाई? नहरें। आज तक भी किसी ने एक नहर बनाई तुम्हारे पास? एक भी नहीं बनाई। 70 साल आधे में हो चुके हैं। कौन काट रहा था नहरें दुनिया भर की? दुनिया भर की नहरें निकाल रहे थे अंग्रेज। जाओ पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में। क्यों? अधिक सिंचाई होगी, अधिक लगान मिलेगी। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुम्हारे लिए बढ़िया बात है। नहरें बन जाएंगी, राजवाहे बन जाएंगे गांव गांव तक, तो क्या फायदा होगा? तुम बाढ़ में डूब के मर रहे थे, अब नहीं मरने के। अब वाटर क्या हो चुका है? चैनलाइज। क्या बताया, याद रखना कभी। महाभारत काल में गंगा और यमुना 25 किलोमीटर में बहा करती थी। कितने किलोमीटर में? कहां सहारनपुर और कहां हरिद्वार, बीच में कुछ नहीं था। यहाँ पे हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, एक भी आदमी। सब कहां से आके बसे हैं? हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी से यहाँ आए हैं। कब? नहरों का निर्माण हुआ, नहरों का निर्माण हुआ 1841 के बाद इस क्षेत्र में। तो हमारे सारे कस्बे उसके बाद आके बसे। जैसे ही हमने पानी को बांध के चलाना शुरू किया, तो उसके चारों तरफ के एरिया सूखने शुरू हो गए। नई जमीन प्राप्त हो चुकी है, पानी बहुत कम गहराई पे है, अब बाढ़े आराम से हम कर सकते हैं सर्वाइव। हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, जमीन ठीक ठाक कर ली, और क्या अंग्रेज कह रहे हैं? आओ बस जाओ, पानी वाने का जुगाड़ हमने सारा कर दिया। और क्या बता रहे कि तेरे नाम पे 500 बीघे लिख दूं? कि ना जी ना, मेरे बस कर, 100 ही लिख दो मेरे नाम पे तो बस। क्यों? तुमने सुना हो किसी बड़े बुजुर्ग से ये बातचीत कि मेरे नाम पे तो 500 लिख रहे थे? मैंने कहा 500 में चाहिए, मैं तो 100 ही कर सकता हूँ जी, 100 लिख दो मेरे नाम पे।
क्यों? वो तो चाहते थे जमीन खाली पड़ी, इसके नाम पे हो तो कल को इससे लगान लेने आएंगे। ये कह रहा है मेरे 2 ही बच्चे, फालतू मेरे पास कुछ है नहीं, 2 बैल है मेरे पास, कैसे करूँगा 500 की खेती, मेरे बस की नहीं, सो तुझे पकड़ा दूं, सो इसे पकड़ा दूं। अपने जानने वालों को लेके आया वहीं से कि आओ तुम्हें बसाऊंगा, मैं बसूंगा गांव के अंदर, तुम बसना बाहर। तो इतने संपन्न लोग हैं वो कहाँ बसे? गांव के अंदर। और इतने गरीब लोग थे कहाँ बसे? गांव के बाहर। चोरों के हमले, डाकुओं के हमले हो रहे थे, तो सारा एरिया क्या चला गया? बसता हुआ। क्लियर? ये क्या था? ब्रिटिश सेटलमेंट। कैसे आदमियों को ला के बसा रहे थे, कैसे नहरें निकाल रहे थे, कैसे लगान के लिए लोग मिल रहे थे कि आओ और लगान के लिए काम करो। तो बाद में भी 100 साल पहले तक भी, 70 साल पहले तक भी लोगों ने जमीनें छोड़ दी कि हमारे बस की बात नहीं, परिवार छोटे, कैसे इतनी खेती करेंगे। और ऐसे ही जानने वाले मित्रों को 100 बीघे दे दी। वो आज पछताते हैं कि यार उस समय 500 ले ली होती तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, लिखो जरा। इसके द्वारा, इसके द्वारा यूरोपियन को, इसके द्वारा यूरोपियन को भारत में रहने, संपत्तियां लेने आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए। इट एंड द लॉ which stop to reside and make properties for Europeans। यानी भारत में कोई यूरोपियन चाहता हो तो बस जाए, भले वो कंपनी का आदमी ना हो, कोई बात नहीं है। तुम्हारा मन करता हो तुम बस जाओ आके यहाँ, हमारा सरकार चल रही है, तुम व्यापार कर लो, सबको अनुमति है, तुम संपत्ति ले लो, सबको अनुमति है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। अर्थात भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ। इट मीन्स स्टार्ट द एरा ऑफ colonial इन इंडिया। भारत में यूरोपियन उपनिवेश का युग प्रारंभ हुआ। अब 2 बड़े कानून बने। क्या कानून थे? पहले तो एक कानून केवल था बंगाल तक ही, बंगाल सती प्रथा अधिनियम, ऐसे बोलते थे, अधिनियम 17। और वो कब पारित हुआ था? 1829 में। लेकिन तुमने क्या कहा कि इसके बाद एक कानून बना, इसने बहुत सारे नियम कानून बदल दिए। अब अधिकार है किसके पास? जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बना सकता है कानून, किसके लिए? पूरे भारत के लिए। तो पहले तो सती प्रथा बने की गई थी प्रतिबंधित, कहां पर? केवल बंगाल में। और इस कानून के तहत क्या कर दी? पूरे भारत के अंदर 2 चीज, एक सती प्रथा का अंत और एक दास प्रथा का अंत। माल रोड तो सिविल लाइन में घूमने वाली रोड का नाम है। जहां भी सिविल लाइन होगी वहीं माल रोड होगी। ठीक है? कहाँ जाके देखो, शिमला में, मसूरी में, नैनीताल में, एक्सेट्रा में क्या मिलेगी? माल रोड। लिखो आगे। इसके तहत सती प्रथा और दास प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा और दास प्रथा, स्लेवरी एक्ट,
दास प्रथा का अंत किया गया। ब्रैकेट में 2 नाम लिखो, बस काम खत्म इसका। सती प्रथा 1829, अधिनियम 17। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ब्रैकेट में। और दास प्रथा ये खत्म हुई थी 1943 में अधिनियम 5 द्वारा। अधिनियम 5 द्वारा किसने की थी ये? लॉर्ड एलनबोरो। इसका आदमी अलग था ये, लॉर्ड एलनबोरो। लॉर्ड एलनबोरो। तो पूरे भारत में दास प्रथा खत्म, सती प्रथा खत्म। ये 1843 है, 19 नहीं। और 1834 में मैकाले आयोग बनाया गया। में मैकाले आयोग बनाया गया। मैकाले कमीशन एस्टैब्लिश इन 1834, जिसकी सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। 1834 में मैकाले आयोग बनाया गया। मैकाले आयोग बनाया गया, जिसकी सिफारिश पर 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1835, शुरू की गई। ठीक, अब अगले की बात करेंगे फिर। किसकी? 1853। अब जब अंग्रेजी शिक्षा चल पड़ी है, चलते हुए 20 साल हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे बाकायदा टेस्ट। जो टॉप के आदमी होंगे उन्हें लेंगे। तो पहली बार इस कानून के द्वारा जो सिविल सेवा है उसकी परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा कहाँ हुई? लंदन में। फिर हमने बाद में मांग करनी शुरू से कहाँ करवाओ? भारत में भी। ठीक, तो कल मिलते हैं इससे आगे।